नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। बीजेपी के खिलाफ विपक्ष के मोर्चे की अगुवाई जिस नेता ने की, अब उसी नेता के विपक्षी मोर्चा छोड़ने की अटकलें जोरों पर हैं। इन आम चुनावों से पहले विपक्षी दलों के गठबंधन के लिए बड़ी पहल बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने की थी। 23 जून को पटना में उन्होंने विपक्षी दलों की बैठक बुलाई, लेकिन 7 महीने के अंदर ही विपक्षी एकता तार तार होती अब दिखाई दे रही है। पहले बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अकेले सभी सीटों पर लड़ने का ऐलान कर कांग्रेस को चौंका दिया। फिर पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि उनकी पार्टी सभी लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी, और फिर उन्होंने भी कांग्रेस को निराश कर दिया। आज बारी बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार की थी। लगता है आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट के साथ महागठबंधन से वो बाहर निकल सकते हैं। इन अटकलों को हवा तब मिली जब कल जननायक कर्पूरी ठाकुर के जन्मशती समारोह के मौके पर नीतीश कुमार ने वंशवाद पर निशाना साधा। इशारों में इसे आरजेडी के नेता लालू यादव के परिवार पर निशाना बताया गया। सुनिए नीतीश कुमार ने क्या कहा। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अपने किसी परिवार को कुछ करते थे। आजकल लोग परिवार का लोग कितना करते रहता है, नेता बनता है, हर तरह से उनका इज्जत हम लोग करते हैं। तो हम लोग तो करते हैं, लेकिन आजकल तो बहुत लोग अपने परिवार को बढ़ाते रहता है। लेकिन आप समझ लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए। और एक ही बात जान लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है। यह पक्का जान लीजिए, हम और लोगों को बढ़ावा देते हैं। नीतीश के इस बयान के बाद आरजेडी में लालू परिवार के नाराज होने की खबरें सामने आई, लेकिन ना तो लालू यादव बोले, ना राबड़ी देवी और ना ही तेजस्वी यादव। प्रतिक्रिया दी तो लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने, जो रहती तो सिंगापुर में है, लेकिन बिहार की राजनीति में उनकी दिलचस्पी बहुत खूब। रोहिणी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक के बाद एक 3 पोस्ट किए, और सभी पोस्ट नाम लिए बगैर नीतीश को ही निशाने पर ले रहे थे। उन्होंने लिखा, समाजवादी पुरोधा होने का करता वही दावा है, हवाओं की तरह बदलती जिनकी विचारधारा है। एक और ट्वीट उन्होंने किया, खींच जताए क्या होगा जब हुआ ना कोई अपना योग्य, विधि का विधान कौन टाले जब खुद की नियत में ही हो खोट। एक और ट्वीट रोहिणी करती हैं, अक्सर कुछ लोग नहीं देख पाते हैं अपनी कमियां, लेकिन किसी दूसरे पर कीचड़ उछालने को करते रहते हैं बदतमीजियां। रोहिणी की इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया में हलचल तेज हो गई। तीनों ही ट्वीट में साफ तौर पर नीतीश कुमार निशाने पर थे। बिहार की सियासत गर्म हो गई और कहा गया कि नीतीश इस पोस्ट से बेहद नाराज है। हालात को देखते हुए कुछ देर बाद रोहिणी आचार्य ने अपने ट्वीट तीनों के तीनों एक एक करके डिलीट कर दिए, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था, गांठ पड़ चुकी थी, दरार गहरी हो चुकी थी। बिहार सरकार पर अब सवाल खड़े होने लगे। तेजी से घटनाक्रम इसके बाद बदला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर पर जेडीयू के विधायकों की बैठक बुला ली गई, और नीतीश के निवास के ठीक बगल में राबड़ी देवी के घर आरजेडी के विधायकों की बैठक बुलाई गई। इस बीच यह भी खबर आई कि लालू यादव ने नीतीश कुमार से फोन पर बात कर उन्हें समझाने बुझाने की कोशिश भी की। इससे पहले सुबह से एक और खबर ने नीतीश कुमार के इंडिया समूह से बाहर निकलने को लेकर अटकलें तेज कर दी थी, और यह खबर थी नीतीश कुमार राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बिहार में प्रवेश करने पर उसमें शरीक नहीं होंगे। इससे भी यह मतलब निकाला गया कि नीतीश विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया से बाहर निकल रहे हैं। दरअसल ये पूरा घटनाक्रम जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के मोदी सरकार के फैसले के बाद तेजी पकड़ा है। यह कहा गया कि नीतीश कुमार जिस अति पिछड़ी जाति की राजनीति करते हैं, उसके सबसे बड़े नेता कर्पूरी ठाकुर के सम्मान से बीजेपी नीतीश कुमार को अपनी ओर कर सकती है। दरअसल नीतीश कुमार ने मोदी सरकार के कर्पूरी ठाकुर को दिए सम्मान के लिए पीएम मोदी की बाकायदा ट्वीट करके तारीफ की थी। इस बयान को नीतीश की रणनीति का हिस्सा भी माना गया। तभी से बिहार का राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गया।
कर्पूरी ठाकुर की जन्मशती समारोह में आयोजित कार्यक्रम में नीतीश कुमार ने वंशवाद की राजनीति पर निशाना साध दिया था। वैसे ये राजनीतिक खिचड़ी इससे पहले ही पकने लगी थी। नीतीश कुमार आपको याद दिलाते हैं, जब राजीव रंजन सिंह यानी अपनी पार्टी के एक और बड़े नेता लल्लन सिंह को पार्टी अध्यक्ष पद से हटाकर खुद अध्यक्ष बन गए थे, तो ये साफ हो गया था कि आम चुनाव से पहले इस नाजुक सियासी मौके पर वो कमान अपने ही हाथ में क्यों रखना चाहते थे। दरअसल उनके फैसलों में किसी तरह की कोई बाधा आने वाले वक्त में ना आ पाए, इसीलिए नीतीश कुमार खुद के हाथ में कमान रखना चाहते थे। कहा गया कि लल्लन सिंह के आरजेडी नेता लालू यादव से करीबी नीतीश कुमार के किसी भी फैसले के पलटने के रास्ते में रोड़ा बन सकती थी। जेडीयू नेताओं को यह भी लग रहा है कि आरजेडी उसके संगठन को कमजोर करने में लगी हुई है। वैसे सूत्रों के हवाले से अब यह खबर तक आ रही है कि नीतीश किसी रणनीति के तहत विधानसभा भी भंग कर सकते हैं, ताकि विधानसभा के चुनाव लोकसभा के साथ साथ करा लिए जाए। क्या बीजेपी ऐसा चाहेगी जिसके साथ नीतीश कुमार जाना चाहते हैं, इसको लेकर भी संदेह है। लेकिन अगर नीतीश की बात की जाए तो साफ है, अगर ऐसा होगा तो उसमें बीजेपी की भूमिका बहुत खास हो जाएगी। सूत्रों के मुताबिक कहा गया कि एक डील के तहत बीजेपी चाहती है कि नीतीश मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे। बीजेपी मुख्यमंत्री पद अपने पास रखना चाहती है और जेडीयू को उप मुख्यमंत्री का पद देना चाहती है, लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद अपने ही पास रखना चाहेंगे, जितना कि उनको जानने वाले लोग उनके बारे में कहते हैं, समझते हैं। बीजेपी ने अपने सभी विधायकों को पटना में रहने के लिए कहा है, लेकिन पार्टी के बड़े नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। विधानसभा भंग करने का प्रस्ताव पर भी अब गंभीरता से विचार चल रहा है। तो कुल मिलाकर इस वक्त 3 विकल्पों पर विचार चल रहा है। अगर हम जेडीयू और बीजेपी की बात करें, एक तो यह कि मुख्यमंत्री बीजेपी का हो, और दूसरा ये कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद बने रहें, और तीसरा विधानसभा भंग हो और लोकसभा के साथ ही विधानसभा के चुनाव भी कराए जाए। इन सब अटकलों के बीच बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी और बीजेपी सांसद सुशील मोदी और बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिल रहे हैं। तो बिहार की राजनीति में आज काफी कुछ सूत्रों के मुताबिक ही चलता रहा। इस बीच राज्य विधानसभा की तस्वीर समझनी भी बहुत जरूरी है। आंकड़ों के मुताबिक 243 विधायकों की विधानसभा में अभी 160 सीटों के साथ महागठबंधन का बहुमत है। बहुमत 122 पर बनता है। इसमें सबसे ज्यादा 79 सीटें आरजेडी की हैं। इसके बाद जेडीयू के पास 45 सीटें हैं। महागठबंधन के बाकी सहयोगियों में कांग्रेस के पास 19, सीपीआई एमएल के पास 12, सीपीएम के पास 2, सीपीआई के पास 2 और 1 निर्दलीय विधायक है, जबकि विपक्षी एनडीए के पास अभी महज 82 विधायक हैं। इनमें बीजेपी के 78 और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी HAM के 4 विधायक हैं। 1 विधायक अन्य है। लेकिन अगर नीतीश एनडीए में लौट आते हैं तो उसका बहुमत बहुत आसान हो जाएगा। एनडीए के पास 127 सीटें हो जाती हैं, जिसमें जेडीयू है, जिसमें बीजेपी है, जिसमें हम हैं। बीजेपी के 78 और जेडीयू की 45 और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की 4 सीटें होंगी, जबकि आरजेडी के गठबंधन के पास 115 सीटें रह जाएंगी। अब इस आंकड़ेबाजी पर बहस तब तक चलती रहेगी जब तक की स्थिति आर या पार न हो जाए। इस बीच बिहार के बेतिया में 4 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक रैली होनी है और सूत्र तो ये भी कह रहे हैं कि नीतीश उस रैली में मोदी के साथ मंच साझा कर सकते हैं। यानी राहुल गांधी की यात्रा में नहीं जाएंगे, लेकिन मोदी के साथ मंच साझा कर सकते हैं। यानी आज की खबरों का सबसे बड़ा कोई सोर्स रहा तो वो रिपोर्टर सूत्र ही कह सकते हैं। सबसे बड़ा रिपोर्टर अगर कोई रहा तो वो सूत्र है। इस सूत्र के ही मुताबिक विपक्ष के सूत्रधार बनने जा रहे नीतीश कुमार विपक्ष को मजेदार में छोड़कर जाते दिखते हैं। बिहार की राजनीति में थोड़ा और पीछे अक्टूबर के महीने में जाएं तो जब से बिहार में जातीय सर्वे की रिपोर्ट आई है, तब से बिहार में नए सिरे से सियासी ध्रुवीकरण की बात हो रही है। बिहार के जातिगत सर्वे के मुताबिक राज्य की कुल आबादी में अति पिछड़ी जातियां यानी ईबीसी 36.01% है, यानी सबसे बड़ा सामाजिक समूह है। इसके बाद ओबीसी है जो 27.12% है, और फिर अनुसूचित जाति समूह है जो 19.565% है। अनुसूचित जनजाति महज
1.68% है। राज्य की अधिकतर आदिवासी आबादी झारखंड के अलग होने के बाद उस हिस्से में चली गई है। राज्य में सामान्य वर्ग की आबादी 15.52% है। बिहार में ईबीसी और ओबीसी कुल मिलाकर 63% से अधिक हो जाते हैं। नीतीश कुमार, जिन्हें बिहार में सोशल इंजीनियरिंग का महारथी माना जाता है, उन्होंने अति पिछड़ों को अपने साथ जोड़ने की लगातार कोशिश की है। इसी 63% पर भी अब जेडीयू की नजर भी है। इस जातिगत सर्वे से बिहार में अति पिछड़ी जातियों यानी ईबीसी की तादाद सबसे अधिक होने से उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं। जबकि आरजेडी नेता लालू यादव को मूल रूप से ओबीसी और उनमें भी यादवों का ही नेता के तौर पर ज्यादा जाना जाता है। इस बीच जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन सलामत है। रोहिणी आचार्य के सोशल मीडिया पर बयानों को केसी त्यागी ने बच्चों की बात बता दिया। गठबंधन सलामत है। पूरी सियासत पर जेडीयू पार्ट है। सर एनडीए में जाएंगे नीतीश जी? अभी कुछ ऐसा नहीं। रोहिणी आचार्य ने सीधा हमला किया सर नीतीश जी के ऊपर। सर नीतीश जी के ऊपर सीधा हमला किया है रोहिणी आचार्य ने, लालू जी की बेटी ने। सर ऐसा बच्चों के कमेंट्स पर हम कमेंट नहीं करते। नीतीश जी का कमेंट लालू जी पर या सोनिया जी पर नहीं था। वो कर्पूरी ठाकुर की प्रशंसा कर रहे थे कि उन्होंने अपने पुत्र को राजनीति में नहीं आने दिया। तो आप कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में कोई आंच नहीं है। आंच जो है पश्चिमी बंगाल में है और पंजाब में है। पश्चिम बंगाल। तो सुना आपने केसी त्यागी को, जो कह रहे हैं कि आंच अगर इंडिया गठबंधन में आ रही है तो वो जेडीयू की तरफ से नहीं आ रही है, वो बंगाल और आम आदमी पार्टी की तरफ से आ सकती है, तृणमूल और आम आदमी पार्टी की तरफ से। लेकिन अगर वो आंकड़े जो हमने आपको दिखाए बिहार विधानसभा की, उसको आप ध्यान से देखेंगे तो जो दूसरा खेमा है, अगर नीतीश कुमार निकल जाते हैं इस महागठबंधन से बाहर, तो आरजेडी के बीच जो बैठक चल रही है उसमें भी वो आंकड़े इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि अगर 8-9 विधायकों का इंतजाम तेजस्वी यादव और लालू यादव ने कर लिया तो वो जो गठबंधन है वो भी सत्ता में आने की होड़ में शामिल हो सकता है बगैर नीतीश कुमार के, क्योंकि वो 115 के आसपास है और उसको 123 का फिगर चाहिए। 8 या 9 विधायकों की कमी है, जिसकी कोशिश में अब आरजेडी भी लगी हुई है। यह आंकड़ा स्पष्ट करता है कि बिहार में आने वाले दिनों में राजनीति काफ़ी तेजी से बदल सकती है। बात रही केसी त्यागी की, तो केसी त्यागी नीतीश कुमार को बहुत करीबी जानते हैं, लेकिन वो भी इतना नहीं जानते कि बता दें कि नीतीश कुमार का अगला दांव निश्चित तौर पर क्या होगा। नीतीश कुमार दरअसल इतनी बार पलटी मार चुके हैं कि कोई भी राजनीति का खिलाड़ी उनके बारे में भविष्यवाणी करने से बचता है। सुनते हैं कि ताजा घटनाक्रम और नीतीश का पुराना इतिहास क्या कहता है। आजकल तो बहुत लोग अपने परिवार को बढ़ाते रहता है, लेकिन आप समझ लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए। और एक ही बात जान लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है, यह पक्का जान लीजिए। हम और अपने राजनीतिक गुरु और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की शतक जयंती पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वंशवादी राजनीति पर हमला बोला। उसमें नाम तो किसी का नहीं लिया, लेकिन जहां निशाना लगाया था चुटकी भर में वो तीर बिल्कुल सटीक जाकर लगा। इससे लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक्स पर ऐसा पोस्ट लिखा कि नीतीश बाबू तिलमिला उठे होंगे। रोहिणी आचार्य का टेक ऐसा लगता है कि बदतमीजियों पर तुकबंदी वाला ये बयान बैकफायर करेगा। ये एहसास लालू परिवार को हो गया। तभी तो थोड़ी देर में रोहिणी ने एक्स पर लिखा टेक्स्ट मिटा दिया, लेकिन लगता है इससे दिलों में पड़ी दरार नहीं मिटी। अब ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार ने बीजेपी संग जाने का मन बना लिया है। ये दूसरी बात है कि कुछ समय पहले तक वो कहा करते थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन बीजेपी संग नहीं जाएंगे। हम लोग तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। नीतीश कुमार की राजनीति अक्सर तुम्ही से मोहब्बत तुम्ही से लड़ाई वाली तर्ज पर चलती है। वो किसी के साथ लंबे समय तक न दोस्ती निभाते हैं न दुश्मनी। अपनी राजनीति और सत्ता के हिसाब से पार्टनर बदलने में उनको देर नहीं लगती। जिस बीजेपी के साथ उनके जाने की अटकलें तेज हो गई हैं, उस बीजेपी से उनका पुराना याराना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही टूटा था। 2013 में
जैसे ही बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार समिति का प्रमुख बनाया, नीतीश कुमार ने बीजेपी का दामन झटक दिया था। जब मोदी लहर को नीतीश कुमार अकेले रोक नहीं पाए तो लालू यादव से हाथ मिलाया। कर्पूरी ठाकुर के दोनों चेलों की मंडल वाली राजनीति के सामने बीजेपी की चली नहीं और 2015 के विधानसभा चुनाव में ये नारा चरितार्थ हुआ कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। लेकिन नीतीश का 2 साल के भीतर ही लालू और उनके परिवार से मोहभंग हो गया और फिर से बीजेपी के संग हो लिए। अब की बार उन्होंने लालू परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोपों का बाण चलाया। तो हमेशा कहता रहा हूं कि भाई ये धन संपत्ति अर्जित करना गलत तरीके से, आखिर ये क्या प्रवृत्ति है। और हम बार बार कहते रहे अपने भाषणों में कि कफन में कोई जेब नहीं होता, जो भी है यही रहेगा। 2014 के लोकसभा चुनावों में पूरी तरह हारने वाले नीतीश की पार्टी ने 2019 में शानदार जीत हासिल की। बीजेपी के साथ ही 2020 का लोकसभा चुनाव भी लड़े, जिसमें एनडीए की जीत हुई, लेकिन नीतीश की हैसियत 43 विधायकों तक सिमट गई। दूसरों को गच्चा देने में माहिर नीतीश कुमार यहां खुद गच्चा खा गए। ये दूसरी बात है कि फिर भी वो मुख्यमंत्री बन गए। हमारे मुंह में सीधे 32 दांत है, उनके पेट में नीतीश के दांत है, जो वहां चले गए। पेट में दांत, पेट वाला दांत बड़ा खतरनाक होता है। राजनीति की मजबूरी देखिए कि जिससे नफरत होती है कई बार उसको ही गले लगाना पड़ता है। 2022 आते आते नीतीश कुमार ने एक बार फिर पाला बदला और लालू की पार्टी के साथ आ गए। मुख्यमंत्री वही, बस उप मुख्यमंत्री बदल गए। लालू यादव भी नीतीश को पलटू राम कहते रहे। न जाने भारत के राजनीतिक इतिहास में कितना बारी पलटी इन्होंने मारा है। इनको पलटू राम ही कहिए, राजनीति के ये पलटू राम है। और अपने संपूर्ण राजनीतिक काल में नीतीश कुमार ने न जाने कितना लोगों का दामन पकड़ा छोड़ा। एक बार फिर नीतीश कुमार बिहार की राजनीति को पलटने के मोड़ पर खड़े हैं। सवाल ये है कि बिहार के लोग नीतीश पर कितना भरोसा करेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है और ये खबर भी बिहार से ही जुड़ी है, जिसको लेकर लगातार हम आपको अपडेट कर रहे हैं। बिहार में बीजेपी नेताओं के साथ बिहार के प्रभारी विनोद तावड़े गृह मंत्री अमित शाह के घर पर पहुंचे हैं। जैसे कि हमने बताया था, सुशील मोदी है, सम्राट चौधरी है, विनोद तावड़े हैं, ये लोग अमित शाह के घर पहुंचे हैं। बातचीत चल रही है बिहार को लेकर कि आखिरकार बिहार में होना क्या है। 2 प्रस्तावों पर इस वक्त चर्चा चल रही है, जो सूत्र हमको बताते हैं। 2 प्रस्ताव हैं इन नेताओं के पास। पहला तो ये कि बीजेपी की जो बिहार यूनिट है वो चाहती है कि नीतीश कुमार की तभी मदद की जाए, जेडीयू की तभी मदद ली जाए जब सीएम का पद बीजेपी के खाते में आए। यानी जेडीयू के नेता नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी खाली करनी चाहिए। मेरे साथ मेरे सहयोगी रौनक कुकड़े जुड़ रहे हैं इस खबर पर। रौनक, आप लगातार खबर इस पर नजर रखे हुए हैं, क्या खबर है ये कि क्या बिहार बीजेपी में 2 धड़े हो गए हैं कि स्थानीय नेता चाहते हैं कि बीजेपी का मुख्यमंत्री हो और केंद्रीय नेता कुछ और चाहते हैं? जी देखिए, कुछ देर पहले जो बिहार के प्रभारी है विनोद तावड़े, उनके घर पर जो बीजेपी बिहार के नेताओं के साथ बैठक हुई थी, उसमें कई विषयों पर चर्चा जो है वो यहाँ पर हुई। और अब 2 प्रपोजल लेकर गृह मंत्री अमित शाह के पास ये सभी नेता पहुंचे हुए हैं। और मुख्य तौर पर देखना है कि आखिरी फैसला तो जिस तरह से देखा जा रहा है बीजेपी की राजनीति में कि मुख्य तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही आखिरी फैसला होता है, लेकिन जिस तरह की स्थिति बिहार में देखने को मिल रही है, क्योंकि बीजेपी वहां बड़े भाई की भूमिका में है, लिहाजा वहां के विधायकों का ऐसा मानना है और वहां के स्टेट यूनिट का ये मानना है कि सीएम का पद जो है वो बीजेपी के खाते में आना चाहिए। लेकिन इस पे आखिरी फैसला गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी ही लेंगे। लेकिन सुमित जी, इसमें एक दूसरा एक बहुत इम्पोर्टेंट एक मोड़ देखने को मिल रहा है, वो ये है कि जो विधानसभा के स्पीकर है उनका भी रोल जो है वो अहम हो जाता है। ये भी चीजें जो है वो बीजेपी, इस पर भी बहुत गहन चर्चा हुई है और इसको लेकर भी रणनीति के तहत बातचीत जो है वो गृह मंत्री अमित शाह के साथ होने वाली है। क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि कुछ विधायक है जो कि नीतीश
नीतीश कुमार के इस फैसले से शायद नाराज हो सकते हैं। वो लालू प्रसाद यादव के संपर्क में है, तो सभी जो गणित है, अंक गणित है, उस पर बीजेपी की पैनी नजर है। और आज जो अभी बैठक होने जा रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, उसके बाद ही फैसला जो है वो कहीं ना कहीं हो सकेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रौनक इस अपडेट के लिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार को लेकर अब बीजेपी का नेतृत्व बड़ा सीरियस है और कोई ना कोई फैसला अगले कुछ घंटों में सामने आ सकता है, जिसके जरिए साबित हो सकता है कि इंडिया ब्लॉक को बनाने वाला जो सबसे बड़ा चेहरा था नीतीश कुमार, वही इंडिया ब्लॉक से कहीं बाहर ना आ जाए। मेरे सहयोगी अश्विनी मेरे साथ जुड़ गए हैं, जो इस वक्त बीजेपी की जो बैठक चल रही है दिल्ली में वहां मौजूद है। अश्विनी, क्या अपडेट है आपके पास, क्या होने वाला है? सर, अभी जस्ट कुछ देर पहले अमित शाह के घर पे जेपी नड्डा और विनोद तावड़े पहुंचे हैं। कहा यह जा रहा है कि अंदर जो है, सोर्सेज के हवाले से खबर यह आई है कि जो अंदर बैठक है उसमें सरकार के जो कैसे सरकार बनेगी उसको लेकर चर्चा होने वाली है। पूरी बातचीत हो चुकी है, नीतीश कुमार की तरफ से सहमति कहा जा रहा है कि मिल चुकी है, बस आधिकारिक घोषणा होना बाकी है। लेकिन इसमें पेच इस बार ये फंस रहा है कि कहा जा रहा है कि सीएम पद भाजपा चाहती है कि नीतीश कुमार सीएम पद पर कंटिन्यू रहे। दूसरा, अगर सीएम पद मानते हैं, अगर वो नहीं मानते हैं तो ये भाजपा कह रही है कि 3 महीने तक, यानी लोकसभा चुनाव तक आप सीएम रहेंगे, उसके बाद विधानसभा को डिसॉल्व कर दिया जाएगा, लोकसभा के साथ में साइमल्टेनियस इलेक्शन करवाया जाएगा और उसके बाद भाजपा का मुख्यमंत्री होगा। तो इस बार भाजपा कोई भी गलती नहीं चाहती है, ये चाहती है कि भाजपा का मुख्यमंत्री हो, ताकि अगर इन फ्यूचर कभी भी पलटी अगर मारे नीतीश कुमार तो भाजपा के पास पावर रहे कि वो रोक सके उन्हें। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, दोनों के दोनों बड़े राजनीतिक विश्लेषक हैं, कन्हैया बिलारी जी और नवीन उपाध्याय जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नवीन जी, मेरा पहला सवाल आप ही से है, क्या हो रहा है आपके राज्य में? क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार अब पूरी तरीके से बाहर आने का मन बना चुके हैं? देखिए, जस्ट क्वेश्चन ऑफ टाइम ये लग रहा है, क्योंकि अगर आप कल देखिएगा जो कर्पूरी ठाकुर को के 100 इयर्स के सेलिब्रेट करने के लिए जो मीटिंग की गई थी उसमें वो क्लियर हो गया, क्योंकि नीतीश कुमार ने एक शब्द भी सेंटर को अटैक नहीं किया, एक शब्द भी सेंटर को उन्होंने अटैक नहीं किया। उनका जो अटैक था इनडायरेक्ट वो आरजेडी एंड कांग्रेस, तो क्लियर था कि नीतीश कुमार हैज डिसाइडेड कि वो कहां जाना चाहते हैं। अब है कि क्या होगा, फ्यूचर के बारे में हम जरूर कहना चाहेंगे कि जो हमारी जानकारी है वो ये है कि नीतीश कुमार किसी भी हालत में ये नहीं चाहते हैं कि बीजेपी का चीफ मिनिस्टर को इंस्टॉल करके वो हट जाए सीन से। वो ये चाह रहे हैं कि असेंबली को डिसॉल्व किया जाए ताकि उनकी बार्गेनिंग पोजीशन बनी रहे। अगर वो बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बना देते हैं तो जब भी असेंबली इलेक्शंस होंगे आगे चल के, तो ऐसी स्थिति में बीजेपी जी सिग्नल का इशू है। मैं लौटूंगा आपके पास नवीन जी, आपके फीड में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन तब तक मैं कन्हैया बिलारी साहब आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये बात तय है कि नीतीश कुमार वापस एनडीए में जा रहे हैं और वापस बहुत जल्द वापस एनडीए की सरकार बन रही है? और अगर बन रही है तो कब तक? 27 को। 27 को तारीख बता दी आपने? हाँ, 27 चले गए हैं, अनाउंसमेंट खाली करना है। तो कब होगा इस्तीफा? कल 26 जनवरी की परेड के बाद? हाँ, 27 को हमारे पास सूचना जो है 27 तारीख को नया मुख्यमंत्री उतरेगा। नया मुख्यमंत्री मतलब नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ देंगे? छोड़कर फिर नया तरीके से नहीं लेंगे, 8वां बार 9वां बार यही ले सकते हैं, कोई दूसरा होगा। कुर्सियां छोड़ेंगे ना, हम जाएंगे राजभवन में इस्तीफा देंगे, फिर अपना बहुमत कर देंगे ये लोग। ये जो हमारे पास सूचना है कि मुख्यमंत्री। नहीं, मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन ये एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है आपकी बात में कन्हैया जी, आप और हम तो कितनी बार बात कर चुके हैं, क्या नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ने को तैयार हो जाएंगे? बीजेपी की जो स्टेट यूनिट चाहती है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री हो, क्या ये संभव है? ना, ये संभव नहीं है। नीतीश कुमार की वो नहीं छोड़ेंगे, कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। और एक चीज थोड़ा सा सुमित जी हम बता दें, नीतीश कुमार का भाषण आप सुना रहे थे, आप बहुत तो बोल रहे थे कि मैं कर्पूरी ठाकुर का गुण जो है कि परिवारवाद नहीं करता हूँ, इसको मैंने भी अपने परिवार में नहीं लाया। कर्पूरी ठाकुर कभी इतना पलटा पलटी किए थे क्या? ये गुणवा कहाँ छोड़ दिए हैं आप? इतना पलटा पलटी कभी किए थे? खाली वही गुणवा लिए, ये गुण नहीं लिए। और जब ईडी का छापा पड़ा था लालू प्रसाद यादव के यहाँ, तो यही नीतीश कुमार कह रहे थे कि अभी अरे ऊपर वाला जो बैठा है ना दिल्ली में, अभी और आपको परेशान करेगा, देखिएगा नहीं कितना आप लोगों को परेशान करेगा। दरअसल इनकी इच्छा थी कि हमको प्राइम मिनिस्टर का फेस जल्दी बनाए, ये लोग बनाए नहीं,
दूसरा था कि लालू प्रसाद यादव तैयार हो जाए कि हम डिसॉल्व कर दें, वो लालू प्रसाद यादव ने नहीं किया, ताकि हम भाजपा को, जो हमको इतना छोटा कर दिया है विधानसभा में 43 सीट जीत पाए, हम भी उसको छोटा कर दें। तो दोनों बात लालू प्रसाद, तो अब इनके पास क्या ऑप्शन था? अब चलिए, तो फिर बीजेपी इनकी बात, समय नहीं होगा, बीजेपी लेकिन इनकी बात क्यों इतिहास में मानेगी? नीतीश कुमार को याद रखा, इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यही बिलारी रहेगी। साहब सुनिए ना, बीजेपी इनकी बात क्यों मानेगी कि आपको हम अपने साथ ले भी लें और आपको मुख्यमंत्री बना के रखें? क्यों नीतीश कुमार के दबाव में आएंगी बीजेपी? अरे भाई 3 महीना के लिए, 3 महीना की तो बात है, चुनाव हो जाएगा, फिर इसके बाद छोड़ करके चले जाएंगे, दिल्ली में बैठ जाएंगे, राज्यसभा में चले जाएंगे, किताब कुछ लिखेंगे और क्या करेंगे? मतलब चुनाव लड़ेंगे बीजेपी के साथ, उसके बाद राजनीतिक तौर पर संन्यास ले लेंगे, ये कहाँ होता है? संन्यास ले लेंगे, अब कितना राजनीति करेंगे, या मंत्री बन जाएंगे केंद्र में? नहीं केंद्र में यहाँ तो सीएम पद तो चुनाव के बाद जो है बीजेपी ले ही लेगी, ये आप मान करके चलिए। इफ दैट इंडिया इज वोटेड टू पावर, अब तो लड़ाई ना होगी। नवीन जी, मैं यही आपसे पूछना चाह रहा था, जो बातें कन्हैया जी ने की, नीतीश कुमार चाह रहे होंगे कि इंडिया समूह उनको बहुत सम्मान दे, उनके नाम की घोषणा करे, जो यहाँ नहीं मिला। अगर नीतीश कुमार को बीजेपी के साथ आने पर एनडीए का संयोजक बना दिया जाए, मैं प्रधानमंत्री जी बोल रहा हूँ, एनडीए का संयोजक बना दिया जाए, तो उनका मान सम्मान भी बना रहेगा, और मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर क्या बीजेपी फोर्स करेगी कि आप छोड़िए, आप संयोजक बन जाइए? देखिए, जो कन्हैया कह रहे थे वो बात से, नीतीश कुमार किसी हालत में, मेरा मानना है कि राइट नाउ वो मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। वो मुख्यमंत्री की कुर्सी आज से 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, लोकसभा के इलेक्शन के रिजल्ट के बाद, सेंटर में अगर उनको एक रिस्पेक्टेबल मिनिस्ट्रियल पोस्ट मिलता है, जहां पर 5 साल के लिए वो उनका फ्यूचर सिक्योर हो जाता है, वैसी स्थिति में वो मुख्यमंत्री का पोस्ट छोड़ सकते हैं। आज के दिन में जो ऑप्शंस रहेंगे, या तो साइमल्टेनियसली पोल कराया जाएगा असेंबली डिसॉल्व करके, या फिर सिग्नल चला गया, तो नीतीश कुमार को कंटिन्यू करना पड़ेगा चीफ मिनिस्टर के पोस्ट पर। लेकिन एक चीज बताइए, आप लोग मुझसे अधिक बिहार को समझते हैं, बिहार में रहते हैं, ये नीतीश कुमार हर 3 महीने में, हर 3 साल में जो पलटी मार रहे हैं 2014 से लेकर अब तक के बीच में, ये नीतीश कुमार की राजनीतिक उनकी जो हैसियत है उस पर असर नहीं पड़ता है क्या? बिहार की जनता को समझ में नहीं आता है? देखिए, बिहार में कास्ट एक रियलिटी है और नीतीश कुमार का एक वोट बैंक है, और नीतीश कुमार जो भी करते हैं, देखिए उनके राजनीति के 2 पहलू हैं। एक पहलू यह है कि वो राजनीति केवल अपने लिए करते हैं, सेल्फ सेंटर्ड हैं, आत्म केंद्रित। दूसरा डेवलपमेंट ओरिएंटेड है। आज के दिन में क्या हुआ है, वाई नीतीश कुमार चेंज कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, इसके लिए बेसिकली अगर देखिएगा तो कांग्रेस रिस्पॉन्सिबल है। कांग्रेस ने जिस तरीके से इंडिया अलायंस को कंडक्ट किया है, 6 महीने, पूरे 3-4 महीने तक तो केवल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के इलेक्शंस में कांग्रेस के लीडर्स बिजी रह गए, और नीतीश कुमार ने कई बार स्टेटमेंट दी है कि वॉज वेरी अनहैप्पी कि इसकी मीटिंग नहीं हो रही है। उसके अलावा अगर मध्य प्रदेश में इंडिया अलायंस की एक मीटिंग होने वाली थी, जिसको कमलनाथ ने कैंसिल करा दिया, तो इंडिया अलायंस को जो नीतीश कुमार की परिकल्पना थी कि एक ऑल्टरनेटिव बन सके इंडिया, और अब समझ में आ रहा है, ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप नवीन जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसीलिए जब 19 तारीख को जो बैठक हुई थी, वर्चुअल बैठक जो हुई थी, जिसमें नाम प्रपोज किए गए और नीतीश कुमार को ऑफर किया गया कि आप कन्वीनर बन जाइए, कन्हैया जी मेरा सवाल आपसे है, और नीतीश कुमार ने मना कर दिया। वो शायद नीतीश कुमार ने तब तक मन बना लिया था कि वो इस तरफ जा सकते हैं, जैसे कि हालात आज दिखाई दे रहे हैं। कन्हैया जी, अरे वो 3 महीना पहले ही से बना लिए थे मन कि हमको जाना है, इधर उधर का ही कर रहे थे। इनको मैंने ये कह रहे हैं कि हमको कोई पोस्टें नहीं चाहिए, पोस्टें नहीं चाहिए, तो फिर पोस्ट के लिए ये सब क्या कर रहे हैं? ये 3 महीना पहले कि अब हमको तो बिहार की जनता पे असर पड़ेगा कि नहीं? नीतीश कुमार की साख पे, दांव पे असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? नीतीश कुमार के साख की जो बात, साख जो है धरातल में चली गई। अब इनका साख कहाँ है? इनकी साख अभी तो उत्तराधिकारी बनाए थे ना जी, कई बार बोले कि हमारा उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव है, अब लग पलट गए उधर से भी। ये भी हो सकता है कि चुनाव लड़े एनडीए के साथ, या कहीं सरकार न बना ले तेजस्वी के साथ, ये भी तो हो सकता है। और रजिस्ट्री थोड़े हो रहा है। बाप रे बाप, क्या कह रहे हैं आप? मतलब फिर से पलटी मार दें?
हाँ, फोतक टाइप गुलाटी मार दे, पलटी मार दे, बाप रे बाप, क्या हो रहा है बिहार में। नीतीश कुमार जैसे बड़े नेता के बारे में हम इस तरह की बातें करेंगे, हमने सोचा तक नहीं था। शुक्रिया कन्हैया जी, शुक्रिया नवीन जी इस बातचीत के लिए। क्या होगा, बिहार की जनता क्या करेगी, उस पर लगातार एनडीटीवी की नजर बनी हुई है। बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर यह कि ज्ञानवापी मामले को लेकर अब याचिकाकर्ताओं को एएसआई सर्वे की कॉपी मिल गई है। वकील विष्णु शंकर जैन को यह कॉपी मिली है, इस पूरे मुकदमे को लड़ रहे थे ज्ञानवापी की तरफ से। और उस रिपोर्ट में, जो कि एएसआई का सर्वे है, उसकी रिपोर्ट में कहा गया है कि वहां पहले मंदिर ही था। यानी वाराणसी में जो ज्ञानवापी मस्जिद है, उसमें मस्जिद के पहले मंदिर का ढांचा नीचे मिला है। ये एएसआई का सर्वे का नतीजा है, जो कि आज रिपोर्ट मिली है तमाम याचिकाकर्ताओं को। क्या कहा वकील विष्णु शंकर जैन ने, आइए सुनते हैं। Smaller entrance figure carved out of the small entrance has been chopped off. A small part of it is visible, as most of it is covered with bricks and stones and mortars which were used for block the entrance. फिर इसके बाद वेस्टर्न चेंबर और वेस्टर्न वॉल के बारे में जो एसआई ने फाइंडिंग दी वो बता दो। ईस्टर्न हाफ ऑफ द वेस्टर्न चेंबर still exists, whereas the superstructure of the western half has been destroyed. This chamber was also connected with the north and south chambers through a corridor accessible from its north and south entrances respectively. Remains of this corridor in the northwest side came to light on removal of garbage and debris. The western wall of the existing structure is the remaining part of a pre-existing Hindu temple. ये बहुत महत्वपूर्ण फाइंडिंग है एएसआई की। एएसआई ने कहा है कि जो पश्चिमी दीवार है इस तथाकथित मस्जिद की, ये पार्ट है एक प्री एग्जिस्टिंग हिंदू मंदिर का। मतलब एएसआई ये कह रहा है कि जो पश्चिमी दीवार है, ये पश्चिमी दीवार एक हिंदू मंदिर का पार्ट है। दिस वॉल, पश्चिमी दीवार, दिस वॉल मेड ऑफ स्टोन्स एंड डेकोरेटेड विद हॉरिजॉन्टल मोल्डिंग्स इज फॉर्म्ड बाय रिमेनिंग पार्ट ऑफ वेस्टर्न चेंबर, western projections of the central chamber and western walls of the two chambers on its north and south. Central chamber attached to the wall exists unchanged, whereas modifications have been made to both the side chambers. All these chambers had an opening in the all four directions. Decorated arc entrance of central, north and south chambers towards west have been blocked. तो ऐसा ही उसका प्रारूप बता रहे कि कैसे कैसे यहाँ पे एक प्री एग्जिस्टिंग हिंदू मंदिर हुआ करता था। इसके बाद पिलर्स पे जो एएसआई की फाइंडिंग मैं वो बता रहा हूँ। द पिलर्स एंड प्लास्टर्स यूज्ड इन द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर वर स्टडीड सिस्टमैटिकली एंड साइंटिफिकली फॉर द एनलार्जमेंट ऑफ द मॉस्क एंड कंस्ट्रक्टिंग सहन पार्ट्स ऑफ प्री एग्जिस्टिंग टेम्पल इंक्लूडिंग पिलर्स एंड पिलास्टर्स वर रीयूज्ड विद लिटिल मॉडिफिकेशंस। मतलब एएसआई ये कह रहा है कि जो इसमें खंबे लगे हुए हैं वो खंबे हिंदू मंदिर के थे और उसी को रीयूज किया गया। माइन्यूट नहीं, ये खंबे की बात हो रही है। पश्चिमी दीवार की फाइंडिंग खत्म हो गई है। अब जो मंदिर की थी, पश्चिमी दीवार की फाइंडिंग खत्म हो गई है। अब जो नेक्स्ट फाइंडिंग है खंबे की फाइंडिंग है। जो पिलर्स, जो खंबे मिले हैं वहाँ पे व्यास जी के तहखाने में, और जो जितने तहखाने वहाँ पे जितने खंबे मिले हैं, उस खंबे पे एएसआई की क्या फाइंडिंग मैं वो बता रहा हूँ और दोबारा पढ़ के सुना रहा हूँ। द पिलर्स एंड पिलास्टर्स यूज्ड इन द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर वर स्टडीड सिस्टमैटिकली एंड साइंटिफिकली for the enlargement of the mosque and constructing sahan. Parts of pre-existing temple including pillars and pilasters were reused with little modification. मतलब जो हिंदू मंदिर के खंबे थे उनको दोबारा इस्तेमाल किया गया कुछ मॉडिफिकेशन करके। Minute study of pillars and pilasters in corridor suggests that they were originally part of pre-existing Hindu temple. For their reuse in the existing structure, Vyala figures carved on either side of lotus medallion were mutilated, and after removing the stone mass from the corners, that space was decorated with floral design. This observation is supported by two similar pilasters still existing on the north and southern wall of the western chamber in their original place. मतलब ऐसा ये कह रहा है कि उन पिलर्स में जो क्राविंग्स थी उसको भी डिस्ट्रॉय किया गया है और उसी को एक हिंदू मंदिर के जो खंबे थे उसको दोबारा रीयूज किया गया है। अब इसके बाद आगे की फाइंडिंग पे आ रहे हैं। एएसआई ने जो फाइंडिंग दी है इंस्क्रिप्शन पे, एक वहाँ पे इंस्क्रिप्शन मिला था, उस पे एएसआई की जो फाइंडिंग है वो बता रहा हूँ। ड्यूरिंग दिस सर्वे a number of inscriptions were noticed on the existing and pre-existing structure. A total of 34 inscriptions were recorded during the present survey and 32
तो ज्ञान वापी से बड़ी खबर है। एएसआई यानी साइंटिफिक तरीके से जो सर्वे किया गया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, उसने पाया है कि जहां पे ज्ञान वापी मस्जिद है वहां पे दरअसल उसके पहले एक मंदिर हुआ करता था। जो तमाम खास बातें थी उसको पढ़ के सुना रहे थे हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन, जिसके मुताबिक वहां पर मंदिर होने के सबूत एएसआई को अपनी सर्वे में मिले हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज भारत पहुंचे। इस बार गणतंत्र दिवस समारोह के वो मुख्य अतिथि हैं। 2 दिन के दौरे पर आज पहले चरण में वो जयपुर पहुंचे। आमेर किले में उनका राजस्थान के शाही अंदाज में स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी खुद जयपुर में मौजूद थे। उन्होंने जयपुर के जंतर मंतर पर फ्रांस के राष्ट्रपति का स्वागत किया और फिर दोनों बड़े नेताओं ने जयपुर की सड़कों पर एक लंबा रोड शो किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग सड़क के दोनों ओर मौजूद थे, उनका अभिवादन कर रहे थे। रोड शो के बाद पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों में शामिल हवा महल पहुंचे और वहां की खूबसूरती को निहारा। प्रधानमंत्री मोदी ने होटल रामबाग में फ्रांस के राष्ट्रपति को डिनर दिया। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बातचीत भी हुई। उन्होंने चाय भी पी और चाय का पेमेंट जो है वो यूपीआई के पेमेंट के जरिए किया गया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं।